जिकॉबियन पीरियड कहा जाता है। तो ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था और ये एलिज़ाबेथ की डेथ के बाद जो 1603 में, आपको मैंने बताया था कि 1603 में एलिज़ाबेथ की डेथ हो जाती है और उसके पास कोई वारस नहीं था, तो उसका मतलब एक रिलेटिव था जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, तो ये ही फिर क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। इसे कहते हैं जिकॉबियन। ये एक फॉरेनर ही था, ब्रिटिशर इसे लाइक नहीं करते थे, इवन इसे मारने की भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो प्लान जो है वो पकड़ा जाता है। उसे गाय फॉक्स प्लान भी कहते हैं, गन पाउडर प्लॉट भी कहते हैं। तो वो पकड़ा जाता है प्लान उनका ब्रिटिशर का। वो क्योंकि ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था तो वो उसको लाइक नहीं करते थे कि ये फॉरेनर है, हमारा तो नहीं है। नो लेट्स डिस्कस अबाउट जॉन डन। जॉन डन जो हैं वो इंग्लिश पोएट हैं और जॉन डन वाज अ इंग्लिश पोएट, स्कॉलर, सोल्जर्स एंड सेक्रेटरी बोर्न्स इनटू द कैथोलिक फैमिली। जॉन डन एक कैथोलिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक मदरसा जो जीसट स्कूल होता है वहाँ से इसने अर्ली एजुकेशन हासिल की थी। तो कैथोलिक मज़हब होने की वजह से ही had lot of problems, you know. He was a Catholic and definitely England people mostly they are the Protestant. जनवरी 22 1572 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ और 1631 को इसकी डेथ हुई, यानी 1572 में ये पैदा हुआ है और इसकी डेथ हो रही है 1631 में। चलें देखते हैं ये किस एज में आता है। ये आता है जिकॉबियन पीरियड में। लेटर जो पार्ट है रेनेसेंस का उसमें आता है लास्ट पार्ट जो है। जिकॉबियन पीरियड स्टार्ट होता है 1603 में और उसकी एंड होता है वो मतलब 1625 में। अब इसको ही ज़रा एज को देखें तो ये इसके अंदर ही आ रहा है, मतलब 1631 तो ये इस एज के अंदर आ रहा है, 1631 और 1625 कोई जिकॉबियन पीरियड। तो इस तरह के ये जो एज के पीरियड, इस पीरियड के जो राइटर थे वो मोस्टली क्या थे, कुछ वर्क कर रहे थे हट के एलिज़ाबेथन पोएट से लिख रहे थे। वो मेटाफिज़िकल पोएट जाने जाते थे। इनको फर्स्ट टाइम जो नाम दिया था मेटाफिज़िकल पोएट का वो दिया था डॉक्टर जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन ने कहा, उसने एक बुक लिखी द लाइफ ऑफ अब्राहम कोले। उसके अंदर उसने ये मेंशन किया कि ये जो मेटाफिज़िकल पोएट्स हैं ये क्या करते हैं, बेतुकी सी पोइट्री करते हैं और उन्होंने उसको कहा कि ये अच्छे पोएट नहीं हैं। ठीक है, मेटाफिज़िकल ये कॉन्सीट यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इमेजेस यूज़ करते हैं और फार-फेच्ड जो इमेजेस जो हैं उनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्ली जो है उसको ह्यूमन लव से कंपेयर कर दिया, कंपास को ह्यूमन लव से कंपेयर कर दिया, ठीक है, वर्ड के दो पोल्स को लवर और ब्लवर कह दिया। तो इस तरह वो कहते थे कि ये जो पोएट्स हैं 17th सेंचुरी के जो पोएट हैं दे आर नॉट गुड पोएट, दे आर नॉट डूइंग गुड पोएट्री, दे आर डूइंग सच ए पोएट्री दैट कैन नेवर एवर बी कंपेयर्ड, दे आर कंपेयरिंग सर्टन एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट कंपेयरेबल। तो उसमें वो बातें कर रहे थे, ज़रा देखिएगा। ये उसके प्रोमिनेंट पोएट थे। एक तो जॉन डन था जो इनका लीडिंग फिगर था, जॉर्ज हर्बर्ट था, हेनरी वॉगन था, थॉमस था, अब्राहम कोले था, रिचर्ड क्रैशा और एंड्रयू मार्वल्स और अब्राहम कोले। ये सारे जो हैं बड़े प्रोमिनेंट पोएट्स थे उसके उस एज के। अच्छा, ये जो मैंने पीछे आपको दिखाया ये आया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैम्पटन कोर्ट इन द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ लॉक में हैम्पटन कोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। हैम्पटन कोर्ट को उसने डिस्कस किया। वो कहता है कि इन इंट्रोड्यूसिंग द हैम्पटन कोर्ट ही डिस्क्राइब दैट द प्लेस वेयर क्वीन एन डोस्ट समटाइम कॉन्सल टेक्स एंड सम टाइम टी। यानी यहाँ पे क्वीन एन जो है वो किस लिए आती है, वो यहाँ पे आके क्या कॉन्सल करती है, ठीक है। और ये जो हैम्पटन कोर्ट है ये जगह बन गया किसकी, फ्रिवलस एक्टिविटी की, किसकी, लव की, अफेयर्स की, ठीक है। लेडी और जो बैरन, ड्यूक, लॉर्ड्स जो हैं वहाँ पे आके अपनी लव अफेयर डेट्स वगैरह करते हैं। तो इन चीज़ों की कहता है ये जगह बन गया है, तो वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इसमें वो डिस्कस करता है कि
ये जो हैम्पटन कोर्ट है, इट इज़ जस्ट गेटिंग फॉर द फ्रिवलस एक्टिविटी, ये इसको मेंशन करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। अभी नीचे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट कहता है कि व्हाट क्लास इज द स्क्वायर। अब स्क्वायर किससे ताल्लुक रखता था? स्क्वायर बिलोंग टू द नोबल क्लास, स्क्वायर बिलोंग्स टू नोबल क्लास, वो नोबल क्लास से ताल्लुक़ रखता था, यानी वो नाइट है, उसका वो क्या है, बेटा है और साथ अटेंडेंट है, ठीक है। लेकिन उस अटेंडेंट कैसा है, उसको तो मतलब उसके साथ लड़ना चाहिए फाइट पे, लेकिन उसे शौक किसका है? उसे मतलब रोमांस का शौक है, वो लस्टी लवर है, स्लीपलेस नाइट जो है वो स्पेंड करता है। तो इस तरह उसका बताया भी है चौसर ने कि वो बहुत सारी जंगों में भी अपने फादर के साथ गया हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि द रेप ऑफ लॉक के अंदर थीम कौन कौन से हैं। एक तो इसके अंदर जेंडर जो है उसके रोल का थीम है, ठीक है। थीम्स इन रेप ऑफ लॉक, थीम्स इन द रेप ऑफ लॉक। पहला तो इसके अंदर जेंडर का थीम है, जेंडर रोल का। इसमें हम ब्लिंडा देखते हैं, ठीक है। ब्लिंडा जो है वो वर्क क्या करती है, मतलब वो एक फीमेल जो है जेंडर उसको रिप्रेजेंट करती है, उसके जो रोल्स जो हैं वो बताए गए हैं, उसको बड़ा डिटेल डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फीमेल सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है। मतलब ये जो रेप ऑफ द लॉक है ये एक बड़ा मेटाफोरिकल है और एक एलिगोरिकल है। असल में ये रेप जो है वो एक रियल रेप हुआ था, रेप ऑफ ब्लिंडा है। उसके बाद रिलीजियस, इसके अंदर चूंकि वो एक रिलीजियस पार्टी भी दिखाई गई है, क्योंकि वो एक रोमन कैथोलिक था, तो वो फीमेल का इस तरह से फ्री होना और इस तरह एंजॉय करना इसको लाइक नहीं करता, तो रिलीजियस पार्टी को भी डिस्कस किया गया है। आइडलनेस ऑफ अपर क्लास का थीम इसके अंदर मौजूद है, आइडलनेस ऑफ अपर क्लास, कि अपर क्लास कितनी फ्रिवलस और बेमकसद चीज़ों को कर रही है और अपने टाइम किस तरह ज़ाया कर रही है, इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो डियर स्टूडेंट फ्रेंड फॉलोअर, इंशाल्लाह टुमारो विल डिस्कस पास्ट पेपर। आज कोई नेट का इशू था, बट टुमारो इंशाल्लाह विल डिस्कस सेम पास्ट पेपर। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।